हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी और नॉर्सेट में क्या डिफरेंस है, दोनों का पेपर पैटर्न कैसा है, जॉब प्रोफाइल कौन सी होने वाली है, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो आरआरबी की रिक्रूटमेंट है ये ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर होने वाली है। उसी जगह पे अगर हम लोग नॉर्सेट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो नॉर्सेट होता है ये साल में 2 बार होता है। ओके, सो ये अपकमिंग जो नॉर्सेट रहेगा दोस्तों, उसकी एग्जाम 15 सितंबर को होने वाली है, फिर उसके बाद अगले साल आ जाएगी दोस्तों। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होने वाला है ये डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही में आपके लिए कौन सा जॉब सूटेबल रहेगा ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों जॉब प्रोफाइल। तो देखिए दोस्तों, जो नर्सिंग की पोस्ट होती है एम्स में और आरआरबी में, इसे कौन से नाम से पहचानते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। तो जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों, तो एम्स में नर्सिंग की पोस्ट को नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है। उसी जगह पे आरआरबी में नर्सिंग ऑफिसर नहीं, इसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। बेसिकली ये दोनों जो पोस्ट होती है दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये दोनों भी पोस्ट सेम है। ओके, तो नर्सिंग ऑफिसर के बाद में जो प्रमोशन आता है दोस्तों, उसे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है। फिर उसके बाद में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन आता है। फिर उसके बाद में डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फिर उसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है दोस्तों, और उसके बाद में चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है। वही जगह पे अगर हम लोग आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है, फिर उसके बाद में जो फर्स्ट प्रमोशन आता है उसे सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। फिर उसके बाद की जो पोस्ट होती है वो दोस्तों उसे चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। तो इस प्रकार का नॉमेनक्लेचर होता है दोस्तों। अगर हम लोग मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो दोनों भी जॉब होती है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, लेकिन एम्स जो होता है दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। वही आरआरबी का जो जॉब होता है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है। तो जो एम्स का जॉब होता है दोस्तों, ये ऑटोनोमस बॉडी है एम्स। तो जो ऑटोनोमस बॉडी के जो डिसीजन रहते हैं वो यहाँ पर लागू होते हैं। लेकिन आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये प्योरली डीओपीटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वही यहाँ पर अप्लीकेबल होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पेपर पैटर्न। तो देखिए दोस्तों, एम्स का पेपर पैटर्न कैसे होता है और आरआरबी का पेपर पैटर्न कैसे होता है ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर एम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो एम्स का एग्जाम टोटल 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में। ओके, तो स्टेज 1 को ही प्रिलिमिनरी एग्जाम बोला जाता है और स्टेज 2 को मेंस एग्जाम बोला जाता है। ओके, तो प्री का जो एग्जाम होता है, मतलब स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाता है, मतलब 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। तो ये जो आपका एग्जाम होता है दोस्तों, ये टोटल 90 मिनट्स का होता है, मतलब 1.5 आवर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 मार्क्स के लिए रहेंगे, जिसमें दोस्तों 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। ओके, तो देखिए जो आपका स्टेज 1 का एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें 80 क्वेश्चन जो होते हैं आउट ऑफ 100, 80 क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे नर्सिंग सिलेबस पूछे जाते हैं, और जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन होते हैं ये अदर सिलेबस में के पूछे जाते हैं। अदर सिलेबस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जो सब्जेक्ट हमारे नर्सिंग के अलावा पूछे जाते हैं, एज लाइक मैथ्स पूछा जाता है इसमें, जिसे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है, या फिर जनरल रीजनिंग पूछा जाता है। ओके, उसी जनरल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही में दोस्तों कभी कभार इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार के टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स, मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों जो लोग स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं उन्हें स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। ओके, तो स्टेज 2 का अगर हम लोग पेपर पैटर्न देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नॉर्सेट 7, तो नॉर्सेट 7 के अकॉर्डिंग इसमें टोटल आपके 160 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हर क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाएगा, मतलब टोटल 160 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा, जिसके लिए दोस्तों आपको 180 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, मतलब आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 160 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो 160 क्वेश्चन है ना, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन ये हमारे नर्सिंग सिलेबस बेस्ड रहेंगे। ओके, अगर वही जगह पे हम लोग आरआरबी की बात करते
करते हैं दोस्तों, जैसा एम्स में 2 स्टेज में एग्जाम होता है वैसा आरआरबी में नहीं होता है। आरआरबी की जो एग्जाम होती है ये सिंगल स्टेज में होती है। एक बार आपकी रिटन एग्जाम क्लियर हो गई, उसके बाद में आपका डीवी हो जाएगा और उसके बाद में मेडिकल हो जाएगा। ओके, और मेडिकल के बाद में आपको डायरेक्टली पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन एम्स में पहले स्टेज 1, स्टेज 2, फिर उसके बाद में डीवी, फिर उसके बाद में मेडिकल करना पड़ता है और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। ओके, तो अगर आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो आरआरबी में भी जो सिंगल स्टेज में एग्जाम होने वाला है, सेम आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाता है, मतलब 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स हो जाएंगे, जिसके लिए दोस्तों आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मतलब आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, जिसमें से देखिए दोस्तों जो 70 क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे नर्सिंग सिलेबस्ड होते हैं और जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, वो जो 30 क्वेश्चंस है वो अदर सिलेबस बेस्ड रहेंगे, जिसमें दोस्तों आपको जनरल साइंस पूछा जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में जनरल स्टडीज पूछा जाता है, मतलब जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब आ जाता है। फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और जनरल इंटेलिजेंस, मतलब आपका जो रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है वो भी यहाँ पर पूछा जाता है 30 क्वेश्चन में। ओके, तो इस प्रकार का पेपर पैटर्न होता है दोस्तों। ओके, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिलेबस। तो आपका एम्स की एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होने वाला है और आरआरबी की एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। तो देखिए दोस्तों, ये जो एम्स का सिलेबस होता है इसमें टोटल 16 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, 16 सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, पूरे के पूरे 16 सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाना है। सेम वे आपका जो आरआरबी का सिलेबस रहेगा दोस्तों, इसमें भी आपको पूरे 16 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। वो कौन से 16 सब्जेक्ट्स है ये हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे टोटल 16 सब्जेक्ट की लिस्ट है, जिसमें आपको नर्सिंग फाउंडेशन है, मतलब जिसको हम लोग FON बोलते हैं शॉर्ट में। फिर उसके बाद में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, जिसमें पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद में नर्सिंग एजुकेशन, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद में OBGY, कम्युनिटी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ऐसे टोटल आपको 16 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ये सभी सब्जेक्ट आपको आरआरबी के लिए भी पढ़ के जाना है और साथ ही में अगर आप एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। ओके, तो आई होप जो सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका डाउट होगा यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सैलरी एंड पर्क्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग दोनों इसकी सैलरी कंपेयर करने वाले हैं, एम्स में कितनी सैलरी मिलेगी और आरआरबी में कितनी सैलरी मिलेगी। तो बेसिकली जो एम्स का जॉब होता है या फिर आरआरबी का जॉब होता है, ये दोनों दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, जिसमें आपको बेसिक सेम रहेगा। बेसिक आपका जो रहेगा वो 44,900 का रहेगा। फिर उसके बाद में डीए का मतलब होता है दोस्तों डियरनेस अलाउंस। तो देखिए दोस्तों, अभी करंटली तो 50% का रेट चल रहा है, लेकिन आपकी पोस्टिंग आने तक ये 54% का हो जाएगा। ओके, तो 54% के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें 44,900 के 54% कैलकुलेट करना होगा, जिसकी अमाउंट कितनी हो जाती है 24,246 रुपीज। ओके, फिर उसके बाद में है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस। टीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो ये जो है ये सिटी वाइज डिवाइड होता है। एक सिटी मतलब ऐसी सिटी जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख होती है, और वाई सिटी ऐसी सिटी रहती है दोस्तों जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख टू 50 लाख के बीच में होती है। ओके, तो एक सिटी में जो आपको टीए मिलने वाला है दोस्तों वो होता है आपका 3600, और साथ ही में दोस्तों इसके ऊपर का डीए भी मिलता है। डीए का रेट अभी हमने 54% कंसीडर किए हैं, तो 3600 प्लस 54% अगर करते हैं तो वो हो जाता है दोस्तों 5544। ओके, फिर सेम वाई सिटी में भी आपको इतना ही एचआरए मिलने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो टीए या फिर एचआरए जो है वो एक्स और वाई सिटी का ही कंसिडर किया है, क्योंकि जो एम्स के हॉस्पिटल होते हैं वो मोस्टली एक्स और वाई सिटी में ही आते हैं। जेड सिटी में आपको एम्स का हॉस्पिटल दिखाई नहीं देगा। ओके, दैट्स वाई हमने यहाँ पर एक सिटी और वाई सिटी को ही कंसिडर किया है। फिर उसके बाद में एचआरए का मतलब होता है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस अगर हम लोग एक सिटी की बात करते हैं तो एक सिटी में आपको 30% हाउस रेंट अलाउंस मिलने वाला है। ओके, तो 44,900 के 30% निकालते थे, ये हो जाते हैं दोस्तों 13,470 रुपीज। अगर वाई सिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो वाई सिटी में आपको 20% एचआरए मिलता है। ओके, तो आप अगर बेसिक के 20% निकालते तो ये हो जाएगा 8,980।
ओके, फिर उसके बाद में है दोस्तों नर्सिंग अलाउंस। तो नर्सिंग अलाउंस आपको एट प्रेजेंट आपको 7,200 मिल जाएगा और यूनिफॉर्म अलाउंस जो है दोस्तों वो आपको 1,800 रुपये मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे आपका जो डीए था ये 50% रीच किया है तो उसकी वजह से इसके जो रेट्स थे, मतलब नर्सिंग अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस के जो रेट थे वो 25% से बढ़ गए। लेकिन अभी तक के काफ़ी सारे एम्स ऐसे हैं जहां पर ये रूल लागू नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे लागू होगा। ओके, लगने वाला है, सबको ही मिलने वाला है, ऐसा है कोई बचेगा नहीं कि जिसको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक के कुछ कुछ ऐसे एम्स है कि वहां पर हुआ नहीं है, कुछ एम्स अभी दे रहे मतलब 25% एक्स्ट्रा। इसके अगर हम लोग 7,200 प्लस 1,800 अगर करते तो ये हो जाते हैं दोस्तों 9,000 के अगर 25% इसमें ऐड कर देते तो ये टोटल 11,250 रुपये कुछ होते हैं। तो ये 11,250 मिल रहे, लेकिन कुछ एम्स में इतना ही मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया है दोस्तों एम्स का सैलरी स्ट्रक्चर। फिर हम लोग आरआरबी का सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आरआरबी में बेसिक आपका 44,900 है। डीए हमने दोस्तों यहाँ पर 54% कंसिडर किए हैं तो सेम हो जाएगा आपका 24,246। फिर उसके बाद में दोस्तों एक सिटी का टीए का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन बताया था सेम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक सिटी और वाई सिटी में 55,444 आपको टीए मिलेगा। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों जेड सिटी। तो देखिए जेड सिटी का जो होता है ना दोस्तों वो उसका टीए का कैलकुलेशन 1,800 रुपये टीए होता है और उसके ऊपर डीए मिलता है, जो करंट डीए का रेट रहेगा वो। तो हमने 54% का डीए कंसिडर किए थे तो ये अराउंड 2772 हो जाते हैं। ओके, जेड सिटी में टीए कितना रहेगा 2,772 रुपये। फिर उसके बाद में एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। तो एक सिटी में आपका जो हाउस रेंट अलाउंस रहेगा दोस्तों वो 30% के अकॉर्डिंग 13,470 रुपये रहेगा। फिर वाई सिटी का अगर हम लोग कंसिडर करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग 8,980 रुपीज़ मिलेगा। और जेड सिटी की बात करते हैं दोस्तों तो जेड सिटी में आपको 10% का एचआरए मिलता है। तो देखिए 44,900 के अगर 10% निकालते तो ये हो जाता है 4490। ओके, फिर सेम दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी नर्सिंग अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना 7,200 रुपये नर्सिंग अलाउंस और 1,800 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। जब डीए 50% हो चुका है दोस्तों तो इसका भी रेट 25% से बढ़ जाएगा, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 11,250 रुपये मिल जाएंगे। अभी तक के मिनिस्ट्री से इसका अप्रूवल नहीं आया है, जिस दिन अप्रूवल आ जाएगा तो ये 9,000 के अलावा 9,000 की जगह आपको 11,250 रुपये मिलेंगे, मतलब 2,250 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, तो ये सब हो गया दोस्तों हमारे सैलरी और पर्क्स के बारे में। दोनों की सैलरी यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर कर लिए एम्स और आरआरबी की। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्किंग पैटर्न एंड ड्यूटी आवर्स। तो देखिए दोस्तों ये जो एम्स होता है और या फिर हम लोग आरआरबी को कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो एम्स का वर्किंग पैटर्न होता है ये आरआरबी के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो एम्स का अगर हम लोग वर्किंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर 6-6-12 आवर्स की शिफ्ट होती है। ओके, कितनी होती है 6-6 और 12 आवर्स की शिफ्ट। तो अगर हम लोग मॉर्निंग ड्यूटी की बात करते हैं तो मॉर्निंग ड्यूटी आपकी 6 घंटे की रहेगी, मतलब समझ के चलिए मॉर्निंग 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी। फिर उसके बाद में इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों ये भी आपकी 6 घंटे की रहेगी, जिसमें आपको 2 बजे से रात में 8 बजे तक ड्यूटी करना होगा। और उसके बाद में नाइट ड्यूटी दोस्तों, तो नाइट ड्यूटी जो होती है 12 घंटे की होती है, जिसमें रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मतलब टोटल 12 आवर्स की आपको नाइट शिफ्ट करनी होगी। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग डे ऑफ की बात करते हैं तो यहां पर आपको टोटल 8 ऑफ मिलते हैं। ओके, किसमें एम्स में मिलते हैं। ओके, जो नाइट जो होती है दोस्तों यहां पर आपको पहले 15 दिन में, कैलेंडर के पहले 15 दिन में आपको कंटिन्यूसली 3 नाइट करना पड़ता है और 3 नाइट करने के बाद में एक नाइट ऑफ मिलता है दोस्तों। तो ये 3 नाइट करने के बाद में जो एक नाइट ऑफ मिलता है तो ये जो टोटल आपको 8 ऑफ मिले थे उसमें से आपका एक ऑफ कम हो जाएगा। अगर उसको ही आप जोड़ के एक डे ऑफ ले लेते हैं तो फिर आपके बचे कितने 6 ऑफ बचते हैं। ओके, फिर उसके बाद में मॉर्निंग करना पड़ेगा, इवनिंग करना पड़ेगा, तो ऐसा आपका 15 दिन का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आपका 15 दिन का शेड्यूल चालू होगा, फिर उसमें आपको मॉर्निंग इवनिंग करना पड़ेगा और उसके बाद में आपकी नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कंटिन्यूसली 3 नाइट करना पड़ता है, 3 नाइट के बाद में एक नाइट ऑफ और उसके बाद में एक डे ऑफ मिलता है। तो ऐसे टोटल आपको जो ऑफ मिलते हैं दोस्तों नाइट ऑफ डे ऑफ पकड़ के ये टोटल 8 ऑफ मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एम्स के बारे में। वही जगह पे हम लोग अगर आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों तो आरआरबी का जो ड्यूटी पैटर्न होता है या फिर ड्यूटी आवर्स है वो थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पर आरआरबी में आपको
8 घंटे की, हर शिफ्ट जो रहेगी वो आपकी 8 घंटे की रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग करते हैं तो मॉर्निंग आपको 8 घंटे की ड्यूटी करना पड़ेगा। मतलब मॉर्निंग कुछ कुछ जगह पे दोस्तों सुबह 7 बजे से दोपहर में 3 बजे तक मॉर्निंग ड्यूटी होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों इवनिंग ड्यूटी स्टार्ट हो जाएंगी। इवनिंग ड्यूटी भी 8 आवर्स की रहेगी, 8 आवर्स की रहेगी। तो इवनिंग ड्यूटी आपकी 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से रात के 11 बजे तक रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में ये जो नाइट ड्यूटी है तो होती है दोस्तों, ये भी आपकी 8 घंटे की रहेगी। तो 8 घंटे की मतलब रात में 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ये ड्यूटी होने वाली है। ऐसे आपके 8 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये इस प्रकार का ड्यूटी शेड्यूल फॉलो होता है। कुछ कुछ हॉस्पिटल में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो मॉर्निंग ड्यूटी इवनिंग ड्यूटी के थोड़े से टाइम में चेंजेस है। एज लाइक जो मॉर्निंग ड्यूटी कुछ हॉस्पिटल में 7 बजे से स्टार्ट होती है, तो कुछ हॉस्पिटल में 6 बजे स्टार्ट होती है, 6 बजे से 2 PM तक रहेंगे। फिर इवनिंग ड्यूटी की बात करते हैं तो इवनिंग ड्यूटी 2 PM टू 10 PM तक होती है। और नाइट ड्यूटी जो होती है दोस्तों, ये 10 PM टू 6 AM तक, ऐसा भी पैटर्न फॉलो होता है। कुछ हॉस्पिटल में इस टाइप का पैटर्न फॉलो होता है। और ये जो ड्यूटी शेड्यूल जो होता है ना, इसका 21 डेज का एक रोस्टर मेंटेन किया जाता है, या फिर 21 डेज का वर्क प्लान मेंटेन किया जाता है। ओके, तो 21 डेज कैसे काउंट होते हैं दोस्तों? देखिए 21 डेज में आपके 4 ऑफ भी आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको कंटिन्यूअसली 7 नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। ओके, तो 7 नाइट ड्यूटी करने के बाद में एक आपको नाइट ऑफ दिया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों कंटिन्यूअसली आपको 7 इवनिंग ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको एक डे ऑफ दिया जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों 4 मॉर्निंग ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको एक डे ऑफ दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 7 + 7 आपके 14 हो जाएंगे, और 4 मॉर्निंग मतलब 18 दिन की ड्यूटी हो जाएंगी, और ये 3 ऑफ मिल जाएंगे, मतलब नाइट ऑफ, डे ऑफ, डे ऑफ। तो ये टोटल 21 डेज का आपका रोस्टर कंप्लीट हो गया। तो 21 डेज का रोस्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर से अगेन आपको 7 नाइट ड्यूटी करना होगा। ओके, 7 नाइट ड्यूटी करने के बाद में फिर से आपको एक डे ऑफ दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अभी आपके डे ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये वाला एक डे ऑफ, ये वाला डे ऑफ, मतलब ये नाइट ऑफ, मतलब इसी को ही हम लोग डे ऑफ कंसिडर कर लेंगे। ओके, ऑफ कंसिडर कर लेंगे। ये वाला भी एक डे ऑफ, ये डे ऑफ, और 7 नाइट करने के बाद में अगेन 7 नाइट करने के बाद में जो नाइट ऑफ मिलेगा, तो ऐसी सिर्फ आपको 4 छुट्टियां मिलती है। ओके, किसमें? आरआरबी में। ओके, लेकिन आपको अगर एम्स की बात करते हैं तो एम्स में आपको 8 छुट्टियां मिलती है पूरे महीने में, और आरआरबी में आपको सिर्फ 4 छुट्टियां मिलने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा, ये 8 ऑफ के अलावा आपको साल में सिर्फ 4 ऑफ मिलेंगे। साल में 4 ऑफ कौन से मिलते हैं दोस्तों? एक मिलता है आपका रिपब्लिक डे का, फिर उसके बाद में आपका इंडिपेंडेंस डे का एक ऑफ मिलता है, फिर उसके बाद में महात्मा गांधी जयंती का एक ऑफ मिलता है, और एक अंबेडकर जयंती का। ऐसे 4 ऑफ पूरे साल भरे में मिलता है। सेम ये जो ऑफ है दोस्तों, ये आपको आरआरबी में भी मिलने वाले हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, महात्मा गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती का। ओके, तो ऐसे 4 ऑफ पूरे साल भर में ये एडिशनल मिलते हैं। ओके, तो देखते हैं दोस्तों, ये जितना कुछ ड्यूटी पैटर्न था, ये सब किसका था? अगर आप वार्ड में पोस्टेड होते हैं, हॉस्पिटल साइड में अगर वार्ड में पोस्टेड होते हैं, वो टाइम में ये शेड्यूल आपका लागू रहेगा। लेकिन अगर आप एम्स की ओपीडी में पोस्टेड होते हैं, ओके, तो एम्स की ओपीडी में आपके जो वर्किंग आवर्स रहेंगे दोस्तों, ये 9 to 5 PM के रहेंगे। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी, जिसमें आपको दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे तक आपको लंच ब्रेक मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद में जो आपका सैटरडे जो रहेगा दोस्तों, सैटरडे को आपकी हाफ डे ड्यूटी रहेगी, मतलब आपको सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी करना होगा। ओके, फिर उसके बाद में आपकी जो संडे रहेगा दोस्तों, संडे को पूरी छुट्टी मिलती है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों अगर संडे के अलावा जितने कुछ पब्लिक हॉलीडे होते हैं, तो ये टोटल करीब 16 पब्लिक हॉलीडे यहाँ पर लागू होते हैं, और इसमें एक ऐड हो जाता है दोस्तों, वो मतलब अंबेडकर जयंती का आपको पब्लिक हॉलीडे लागू रहेगा। मतलब टोटल 17 पब्लिक हॉलीडे, सैटरडे हाफ डे, फिर उसके बाद में संडे की फुल छुट्टी, और उसके अलावा 16 या फिर 17 पब्लिक हॉलीडे लागू रहते हैं। सेम अगर आप आरआरबी के ओपीडी में, अगर मतलब रेलवे के कोई भी हॉस्पिटल में या फिर डिस्पेंसरी में अगर पोस्टेड रहते हैं, तो डिस्पेंसरी ओपीडी या फिर डिस्पेंसरी में सेम आपको 17 हॉलीडेज मिलने वाले हैं पूरे साल भरे में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गौर करने वाली बात है, अगर आप आरआरबी में कहीं अगर डिस्पेंसरी में या फिर ओपीडी में पोस्टेड होते हैं, तो यहाँ पर ओपीडी के टाइम्स थोड़े चेंज होते हैं। ओके, तो आरआरबी की जो ओपीडी होती है या फिर डिस्पेंसरी होती है दोस्तों, उसका जो टाइम होता है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होती है। फिर उसके बाद में सेम डे पे आपको शाम को 4 बजे से
6 बजे तक ड्यूटी करना होता है। ओके, अगर आप आरआरबी के हॉस्पिटल ओपीडी में काम करते हैं या फिर अगर आप आरआरबी में डिस्पेंसरी में वर्किंग रहते हैं तब ये ऐसा पैटर्न लागू रहेगा, और साथ में आपको सैटरडे हाफ डे और संडे फुल छुट्टी रहेगी, और साथ में ये टोटल 17 हॉलीडेज भी लागू रहने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वर्कलोड। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी दोनों इसमें वर्कलोड कितना होता है, कैसा होता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो एम्स हॉस्पिटल होता है ये सब जनरल पॉपुलेशन होती है। ओके, जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल में कोई भी पर्सन यहाँ पर आके अपनी ट्रीटमेंट अवेल कर सकता है। ओके, इसकी वजह से जो एम्स हॉस्पिटल होते हैं यहाँ पर जो पेशेंट का फ्लो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। पेशेंट का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो आरआरबी में वैसा नहीं होता है। आरआरबी में यहाँ पर एक तो रेलवे एम्प्लॉयज़ या फिर जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ है उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं, या फिर जो रिटायर्ड पर्सनल होते हैं, ओके, रेलवे के जो रिटायर्ड पर्सनल होते हैं वही लोग यहाँ पर आके ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन यहाँ पर जाके रैंडमली जाके ट्रीटमेंट अवेल नहीं कर सकता। एम्स के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं तो आरआरबी में जो वर्कलोड होता है दोस्तों एम्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम वर्कलोड होता है। लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ है एज लाइक मुंबई हो गया या फिर दिल्ली हो गया या फिर बेंगलोर हो गया या फिर चेन्नई हो गया, तो ऐसी सिटीज़ के जो हॉस्पिटल्स है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वर्कलोड आपको फेस करना होगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग मेट्रो सिटीज़ की बात छोड़ देते हैं तो बाकी के जो रिमेनिंग सिटीज़ है, जो मीडियम लेवल की सिटीज़ है या फिर उससे भी छोटी सिटीज़ है, वहाँ पर आपको रिलेटिवली वर्कलोड कम मिलेगा। एम्स में जितना वर्कलोड होता है यहाँ पर उतना वर्कलोड नहीं होता है, तो आप यहाँ पर इजीली ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन आपको एम्स में अगर ड्यूटी करना है तो आपको वर्कलोड फेस करना होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों प्रमोशंस। तो हम लोग अभी दोनों इसमें प्रमोशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग एम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एम्स की जो रिक्रूटमेंट होती है अभी ये नॉरसेट थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट होती है। तो नॉरसेट में जो लोग सिलेक्ट होते हैं तो उनके लिए जो 4th CIB मीटिंग थी तो उसमें एक डिसीजन लिया गया था, जो नॉरसेट में सिलेक्ट होते हैं तो उनके लिए प्रमोशन के लिए आपको 5 साल तक वेट करना होगा। मतलब जो आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे अगर ज्वाइन होते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर से अगर आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स तक वेट करना होगा। ओके, मिनिमम 5 ईयर्स वेट करने के बाद में ही आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो पुराने एम्स है एज लाइक दिल्ली एम्स वगैरह है तो यहाँ पर 5 साल से भी आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, लेकिन जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड एम्स है मतलब एज लाइक 2-3 साल पहले जो एम्स स्टार्ट हुए थे तो वहां पर आपको 5 साल में तो आपकी जो प्रमोशन है वो मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एम्स की बात करते हैं तो एम्स में जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है वो अच्छे से मेंटेन होता है। आईसीयू में जैसे हम लोग बोलते हैं 1:1 का रेशियो होना चाहिए, या फिर वार्ड में हम लोग बोलते हैं कि 1:3 का रेशियो होना चाहिए। तो इस जिसकी वजह से दोस्तों आपके जो प्रमोशंस है एम्स में बहुत जल्दी हो जाते हैं। ओके, और ऐसी बात है दोस्तों कि जो एम्स की जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अभी जो नया रूल निकला है उसमें जो 75% जो पोस्ट होती है ये प्रमोशन बेस्ड होती है, और जो रिमेनिंग 25% पोस्ट होती है ये एग्जाम रिक्रूटमेंट के बेस्ड पे होती है। तो ये जो 75% जो पोस्ट होती है दोस्तों ये डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर प्रमोशन थ्रू पहले भर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो 25% जो पोस्ट रहती है वो डिपेंड करता है, वो एम्स टू एम्स पे डिपेंड करता है कि एग्जाम कंडक्ट करना है या फिर वो जो पहले जो लोगों को प्रमोशन दिया है उसी के बेसिस पे हॉस्पिटल को रन करना है। तो ये जो रिक्रूटमेंट का जो है दोस्तों यहाँ पर श्योरिटी कम रहती है। मैक्सिमम जो एसएनओ की पोस्टिंग मिल जाती है वो बाय प्रमोशन मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो अगर हम लोग एम्स की बात करते हैं तो एम्स में जो प्रमोशंस है वो जल्दी आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन अभी सिर्फ नॉरसेट की वजह से क्या हो रहा है कि 5 साल रुकना पड़ रहा है। पहले नॉरसेट के पहले सिर्फ 3 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता था, लेकिन अभी नॉरसेट की वजह से 5 साल रुकना है। ठीक है, फिर अगर हम लोग आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो आरआरबी में ऐसा होता है कि ये जो प्रमोशंस होते हैं दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट का कोई स्कोप नहीं है। पूरे के पूरे मतलब 100% जो पोस्ट रहेगी वो प्रमोशन के बेसिस पे ही रहेगी, प्रोमोटेड पोस्ट ही रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैसे होता है कि जो आरआरबी है ये जोन वाइज डिवाइड होता है। ओके, जोन में भी डिविजन्स होते हैं। ओके, तो डिवीजन में आपकी सीनियरिटी लिस्ट काउंट की जाती है। अगर डिवीजन में जिस डिवीजन में आप ज्वाइन होते हैं
उस डिवीज़न में अगर वैकेंसी रहती है तो आपको प्रमोट किया जाएगा, अदरवाइज आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा। जब तक कि वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी उस तब तक के आपको वेट करना होगा। ओके, लेकिन दोस्तों अगर देखते हैं तो अभी का करंट सिनेरियो ऐसा है कि जो रेलवे में रिटायरमेंट काफ़ी सारे हैं, आने वाले 3 से 4 साल में काफ़ी सारे रिटायरमेंट्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्रमोशन की, तो यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंटली प्रमोशंस नहीं होते हैं। ओके, जब वैकेंसी रहेगी तभी प्रमोशंस होंगे, लेकिन एम्स में वैसा नहीं है दोस्तों। एम्स में कैसा नर्स टू पेशेंट रेशियो मेंटेन होता है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंटली यहाँ पर प्रमोशंस होते हैं। ओके, तो अगर हम लोग एम्स के प्रमोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आपको सीनियर नर्सिंग की पोस्ट मिल जाती है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बाद में आपकी एएनएस की पोस्ट रहती है। एएनएस और डीएनएस दोनों दोस्तों दोनों सेम ही हो जाता है, मतलब अभी मर्ज किया गया है तो दोनों भी एक जैसे ही हो गए हैं। एएनएस और डीएनएस मतलब असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बाद में दोस्तों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन होता है और उसके बाद में सीएनओ मतलब चीफ नर्सिंग ऑफिसर का प्रमोशन होता है। लेकिन आरआरबी में नॉमेनक्लेचर चेंज है दोस्तों। आरआरबी में जो प्रमोशंस होते हैं उसमें मतलब जो पहली पोस्टिंग होती है आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फिर उसके बाद में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो पे लेवल होता है दोस्तों वो लेवल 8 पे काम करते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हो जाती है। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो लेवल होता है दोस्तों वो लेवल 10 में वर्किंग रहते हैं। ओके, तो इस प्रकार का प्रमोशन पैटर्न है दोस्तों। तो ये एम्स में आपको एज कंपेयर टू आरआरबी जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। लोकेशन जो है एम्स के हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया में होते हैं दोस्तों, तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एम्स की एग्जाम होती है ये आपकी नॉरसेट थ्रू होती है। नॉरसेट में ऐसा होता है दोस्तों, अगर आपका रैंक थोड़ा भी नीचे चले जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके स्टेट में जो एम्स है तो उसके अलावा आपको दूसरे स्टेट में जाके वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो एम्स की जो हॉस्पिटल है अराउंड 20 to 21 हॉस्पिटल अभी रनिंग है दोस्तों। तो 20 to 21 हॉस्पिटल में मतलब ऐसे समझ के चलिए दोस्तों, हर स्टेट में ईच स्टेट में एक एम्स है। तो उसकी वजह से आपको क्या होगा कि अगर आपके स्टेट का एम्स अगर आपको मिलता नहीं है तो नियर बाय या फिर कोई भी दूसरे एम्स में जाकर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो एम्स जो है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन इसका ड्रॉबैक एक ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ एक स्टेट में एक ही एम्स का प्रोविजन है। कुछ ही स्टेट ऐसे है दोस्तों कि दो एम्स वर्किंग है, अदरवाइज बाकी सभी स्टेट में एक ही एम्स है। तो आपको यहाँ पर ऐसा है कि एक एम्स है, अगर जो एम्स आपको अलॉट होता है तो उसी एम्स में जाकर आपको ड्यूटी करनी होगी। और देखिए दोस्तों, एम्स टू एम्स का ट्रांसफर का ऐसा अभी तक के कुछ क्राइटेरिया नहीं है, जिसकी वजह से कैसा होता है कि अगर आप कोई भी एक एम्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके अगर आप सोचते हैं कि मैं मेरे स्टेट में वापस चला जाता हूं, तो वैसा नहीं होता है दोस्तों। वही एम्स में आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको आपके स्टेट में जाना है तो उसके लिए फ्रेश एग्जाम देनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एम्स में ज्वाइन होते तो आपका प्रमोशन, आपका रिटायरमेंट तक एक ही एम्स में रहना होता है। लेकिन हम लोग आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो आरआरबी की जो एग्जाम होती है ना, ये जोन वाइज होती है। ओके, तो ये मुंबई जोन हो गया या फिर मुजफ्फरपुर हो गया या फिर चंडीगढ़ जोन हो गया, तो ऐसे टोटल 21 जोन्स है दोस्तों। तो 21 जोन्स में जो जोन आपके नियर बाय, होम टाउन नियर बाय है, उस जोन में आप यहाँ पर सिलेक्शन अगर होता है आपको, तो आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ओके, तो इवन जो हम लोग आरआरबी की बात करते हैं तो इसका भी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा है कि जब आप अप्लाई करते हैं उसी वक्त आपको जोन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जोन सिलेक्ट करने का एक ही एडवांटेज ऐसा है दोस्तों कि आप अपने होम टाउन नियर बाय, आपके होम टाउन आपकी पोस्टिंग ले सकते हैं, या फिर आपके होम टाउन में अगर हॉस्पिटल, रेलवे का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ओके, तो दोनों भी जॉब जो है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा एक मेजर डिफरेंस ऐसा है कि नॉरसेट में अगर आपका रैंक कम आ जाता है, थोड़ा भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको स्टेट छोड़ के जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आरआरबी में वैसा ही नहीं है दोस्तों। आरआरबी में अगर आप आपके जोन से अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका जो नियर बाय हॉस्पिटल है वहां पर आपको अलॉट हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफर पॉलिसी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एम्स की बात करते हैं तो एम्स में अभी तक के कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब अगर आप नॉरसेट की एग्जाम देते हैं और आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपको समझ के चलिए महाराष्ट्र का जो नागपुर एम्स है वो अलॉट हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा कि उत्तर प्रदेश छोड़ के आपको महाराष्ट्र में नागपुर एम्स में वर्क करना होगा। ओके, अगर आप सोचते हैं कि नागपुर से मैं
जो उत्तर प्रदेश में एम्स है या फिर बिहार में या फिर दिल्ली का जो एम्स है वहाँ पर ट्रांसफ़र लेता हूँ या फिर लेना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ट्रांसफ़र की कोई भी पॉलिसी नहीं है, यहाँ पर आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। अगर आपको उत्तर प्रदेश के एम्स में या फिर दिल्ली एम्स में या फिर नियर बाय जो कुछ एम्स है आपके, तो वहाँ पर आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए फ्रेश आपको फिर से नॉर्सेट देना होगा। अगर आपका अच्छा रैंक आता है तभी आपको यहाँ पर पहले वाले जॉब में रिजाइन करके जो फ्रेश जॉब रहेगा नए लोकेशन पे आपको ज्वाइन करना होगा। अदरवाइज आपको वहीं पे जो एम पहले अलॉट हुआ था तो उसी एम्स में आपको वर्क करना होगा। तो यहाँ पर एम्स में कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं है। लेकिन हम लोग अगर आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो आरआरबी में ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू है। ओके, तो ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है दोस्तों, ये आपके विलिंगनेस पे रहती है। आपको अगर चाहिए होगा ट्रांसफ़र तब मिलता है, लेकिन इसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं दोस्तों। ऐसा एज लाइक आपको अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर फैमिली में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर आपका कुछ स्पाउस ग्राउंड है, तो स्पाउस ग्राउंड ऐसे कुछ ग्राउंड्स अगर होंगे तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर विलिंगली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मगर मतलब समझ के चलिए दोस्तों, अगर आप जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अलावा अगर आप दूसरे जोन से फॉर्म फिल करते हैं, ओके, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो कोलकाता से बिलोंग करता है और कोलकाता में कम वैकेंसी है और मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी है, तो उससे लगता है कि मैंने मुंबई से फॉर्म भरना चाहिए। अगर वो मुंबई जोन से फॉर्म भरता है और यहाँ पर उसकी अगर पोस्टिंग मिल जाती है मुंबई जोन में, अगर कहीं पर भी उसको पोस्टिंग मिल जाती है, तो उसको अगर ऐसे लगता है कि मुझे कोलकाता वापस जाना है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। लेकिन दोस्तों आपको इसके लिए मिनिमम 5 ईयर्स तक वेट करना होगा। ओके, मिनिमम 5 ईयर्स वेट करने के बाद में आप जोन चेंज करके ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ऐसी है कि जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं तब आपकी ट्रांसफ़र जो होती है ये 0 सीनियरिटी पे होती है। यहाँ पर सीनियरिटी काउंट नहीं होगी। समझ के चलिए, अगर आप मुंबई जोन से कोलकाता जोन में जाते हैं तो यहाँ पर आप लिस्ट में पहला भी नाम होगा मुंबई में, लेकिन जब आप कोलकाता में ज्वाइन करते हैं, जो डिवीज़न में कोलकाता के जो कुछ डिवीज़न में आप ज्वाइन होते हैं, तो उस डिवीज़न की जो लिस्ट रहेगी, जो मस्टर रहेगा, उसमें सबसे लास्ट में आपका नाम रहेगा। यहाँ पर आपकी सीनियरिटी कुछ भी काउंट नहीं होगी। अगर यहाँ पर आप 5 नहीं 10 साल भी काम करते हैं तो भी यहाँ पर आप 0 सीनियरिटी पे काम करना होगा। सिर्फ दोस्तों इसका एक ही एडवांटेज ऐसा है कि आप अपने होम टाउन के पास में जा सकते हैं, ये एक एडवांटेज है दोस्तों। और इसके अलावा दूसरा एडवांटेज ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर जितने कुछ आपको बेसिक के ऊपर इंक्रीमेंट्स लगे थे, तो ये सभी इंक्रीमेंट्स यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। लेकिन जो सीनियरिटी रहेगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी 0 सीनियरिटी हो जाएगी। तो हम लोग अगर मोटा मोटी बात करते हैं तो एम्स में कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, लेकिन आरआरबी में ट्रांसफ़र पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। ट्रांसफ़र पॉलिसी एग्जिस्ट करते हैं तो उसके कुछ क्लॉज है दोस्तों, तो ये क्लॉज मैंने यहाँ पर बताया हो। ओके, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बोनस फैसिलिटी। अगर हम लोग एम्स और आरआरबी की बात करते हैं तो एम्स में दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको बोनस नहीं मिलता है। जो दिवाली बोनस की बात करते हैं हम लोग, तो दिवाली बोनस यहाँ पर एम्स में लागू नहीं होता है। लेकिन वही जगह पे हम लोग अगर आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिवाली बोनस मिलता है। ओके, तो ये अराउंड आपका 18,000 का बोनस मिलता है। तो देखिए दोस्तों, हर साल एक सीलिंग रेट का फॉर्मूला आरआरबी की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है। तो सीलिंग रेट में जो फॉर्मूला रहेगा, जो फैक्टर रहेगा, वो फैक्टर में आप वो उतने जितने दिन का बोनस डिक्लेयर होता है, 70 डेज का या फिर 72 डेज का बोनस डिक्लेयर होता है, तो वो अगर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट जो रहती है दोस्तों, मैक्सिमम आपके 18,000 की रहती है। तो मैक्सिमम 18,000 तक आपको बोनस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या फिर बोनस मिलता है। लेकिन एम्स में ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन आरआरबी में दिवाली बोनस 18,000 तक मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एलटीसी। एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो एलटीसी होता है, ये 3 साल की अगर रेगुलर सर्विस हो जाती है तो उसके बाद में आप एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ऑल इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ऑल इंडिया की जो आप अगर टूर अगर लेके जाते हैं आप और आपके अगर डिपेंडेंट्स को कहीं पर भी टूर पे लेके जा सकते हैं, तो जो ट्रैवलिंग का जो अलाउंस रहता है दोस्तों, ये आपको एम्स की तरफ से मिल जाता है। इवन होम टाउन सेटलमेंट भी मिल जाता है। मतलब साल में एक बार आपके मतलब जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ से आपको आपका जो होम टाउन रहेगा दोस्तों, तो यहाँ से आने जाने का खर्चा जो रहेगा, एक तो सेकंड एसी का आपको खर्चा मिलेगा या फिर जो इकोनॉमिक क्लास होता है फ्लाइट का, तो फ्लाइट की इकोनॉमिक क्लास की
टिकट मिलती है, मतलब जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ से होम टाउन जाने का और होम टाउन से वर्किंग प्लेस वापस आने का टू एंड फ्रो आपको चार्ज मिलता है साल में एक बार। उसके हम लोग होम टाउन सेटलमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर एलटीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो एलटीसी के लिए मिनिमम 3 ईयर्स रुकना पड़ता है। 3 ईयर्स के बाद में आप एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप ऑल इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं एक बार, 3 साल में एक बार आप पूरी फैमिली को टूर पर लेके जा सकते हैं। जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में जब एक बार अवेल करने के बाद में फिर से आपको 3 साल रुकना पड़ेगा, फिर से आप एलटीसी अवेल कर सकते हैं। तो हर 3 साल बाद एलटीसी मिलता है। ओके, लेकिन हम लोग अगर आरआरबी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर एलटीसी की फैसिलिटी नहीं है। ओके, यहाँ पर एलटीसी की फैसिलिटी नहीं है। इसकी जगह पे आरआरबी जो होता है ना दोस्तों, ये रेलवे पास प्रोवाइड करता है। ओके, क्या प्रोवाइड करता है? रेलवे पासेस प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेलवे पासेस प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि कौन से टाइप के फैसिलिटीज या फिर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो के लिंक मैंने प्रोवाइड किया हो दोस्तों। तो उस वीडियो पर क्लिक करके वो आप सभी के सभी जो बेनिफिट्स है आरआरबी के सभी बेनिफिट्स है, कौन सी टाइप के पासेस मिलते हैं, वो सब वो वीडियो के थ्रू आप पता कर सकते हैं। ओके, एलटीसी की जगह आपको रेलवे पास मिलने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लीव्स। तो अगर लीव्स की बात करते हैं दोस्तों, तो सेम आपको जो एम्स में लीव्स मिलती है दोस्तों, सेम आपको आरआरबी में भी लीव्स मिलेंगी। तो लीव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अर्नड लीव मिलती है, तो ये साल में 30 लीव मिलती है दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको सीएल मिलती है दोस्तों। सीएल मतलब कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव ये 8 कैजुअल लीव मिलती है दोस्तों, जो ओपीडी में पोस्टेड होते हैं। ओके, ओपीडी में जो लोग पोस्टेड होते हैं उनको 8 कैजुअल लीव और 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलते हैं। कैजुअल लीव जो होती है दोस्तों, ये आप कभी भी ले सकते हैं, कोई भी दिन पे ले सकते हैं। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होते हैं तो उसकी जो लिस्ट होती है हर एम्स द्वारा हर साल डिक्लेयर की जाती है। तो उसी दिन पे आपको लेना होगा। मतलब ऐसे समझ के चलिए, ऐसा एक आधी त्योहार है कि जो कोई पर्टिकुलर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन दूसरे स्टेट में सेलिब्रेट नहीं होता है, तो उसे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में इंक्लूड किया जाता है। तो उस दिन ही आप वो छुट्टी ले सकते हैं। तो ऐसे टोटल आपको सीएल 8 और 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिल जाएंगे। अगर आप एम्स के हॉस्पिटल में मतलब बेड साइड अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 सीएल प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये 8 + 2 10 हो जाता है, तो डायरेक्टली 10 सीएल दे देते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आपको दोस्तों एचपीएल मिलती है। एचपीएल का मीनिंग हाफ पे लीव होता है। तो ये टोटल 20 हाफ पे लीव्स मिलती है। अगर इसको हम लोग फुल पे में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो ये फुल 10 हो जाती है। तो ये 10 मतलब इसको ही हम लोग कम्यूटेड लीव भी बोल सकते हैं। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं? कम्यूटेड लीव, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मेडिकल लीव्स बोलते हैं। ओके, तो मेडिकल लीव्स कितनी मिलती है? साल में 10 मिलती है और ईएल 30 मिलती है। सेम आरआरबी में भी यही चीज़ यहाँ पर फॉलो हो जाती है। ईएल जो रहेगी दोस्तों आपको 30 मिलेंगी। सीएल जो रहेगी अगर हॉस्पिटल में है तो 10 सीएल रहेंगे। अगर ओपीडी में या फिर डिस्पेंसरी में रहेंगे तो उसमें आपको 8 सीएल और 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे रहेंगे। और एचपीएल की बात करते हैं तो 20 एचपीएल, मतलब वही आपके फुल कम्यूटेड पे कितनी हो जाए, फुल कम्यूटेड लीव कितनी हो जाएंगी? 10 कम्यूटेड लीव्स हो जाएंगे। तो सेम आपको जो एम्स में लीव्स मिल रही है, सेम आपको यहाँ पर भी उतनी छुट्टियां मिलने वाली है। ओके, फिर बात आती है दोस्तों टेक्निकल रेजिग्नेशन की। ओके, तो एम्स जो होता है ना दोस्तों, ये ऑटोनोमस बॉडी है। ओके, ये कैसी बॉडी है? ऑटोनोमस बॉडी है, जिसकी वजह से हर एम्स को अपने खुद के डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो पर्टिकुलर एम्स डिसाइड करेगा कि आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है कि नहीं देना है। कुछ एम्स टेक्निकल रेजिग्नेशन देते भी है और कुछ एम्स देते भी नहीं है। ओके, तो ये पर्टिकुलर वो एम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है कि नहीं देना है। टेक्निकल रेजिग्नेशन आपको कौन सी इसमें जरूरत पड़ सकती है? अगर आपको एम्स का जॉब छोड़ के कहीं अगर दूसरी जगह पे जॉब अगर करना है, तो वैसी सिचुएशन में आपको रेजिग्नेशन लेना है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में आपकी जो पुरानी सर्विस होती है वो आगे भी कंटिन्यू हो जाती है, वही आगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में वो आपकी पुरानी सर्विस काउंट हो जाती है। लेकिन एम्स जो ऑटोनोमस बॉडी है, तो कुछ एम्स में टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाता है लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ओके, तो ये होल एंड सोल वो पर्टिकुलर एम्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ये जो आरआरबी की अगर बात करते हैं तो ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है, जिसमें डीओपीटी के जितने कुछ
रूल्स है वो सभी के सभी डीओपीटी के रूल्स यहाँ पर लागू होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाएगा। अगर आरआरबी छोड़ के अगर आपको कहीं दूसरे कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है तो वैसी सिचुएशन में आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाएगा, लेकिन एम्स में टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अदर अलाउंसेस की। तो अदर अलाउंस में दोस्तों आपको एम्स में अगर हम लोग स्पेशल एरिया अलाउंस हो गया या फिर हायर डिग्री अलाउंस हो गया, तो ये जो है ना दोस्तों स्पेशल एरिया अलाउंस मतलब जैसे कि कोई अगर ओटी में पोस्टेड है या फिर आईसीयू में पोस्टेड है तो इसको हम लोग स्पेशल एरिया कंसिडर करते हैं। तो स्पेशल एरिया अलाउंस जो होता है ना दोस्तों ये कुछ एम्स में मिलता है, लेकिन कुछ कुछ एम्स ऐसे हैं कि जहां पर आपको स्पेशल एरिया अलाउंस या फिर हायर डिग्री अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जाता है। फिर अभी हम लोग आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो आरआरबी में भी स्पेशल एरिया अलाउंस नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पर भी आपको स्पेशल एरिया अलाउंस नहीं मिलता है। एम्स में किसी हॉस्पिटल में मिलेगा, किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है दोस्तों। ओके, और यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि हायर डिग्री अलाउंस, तो हायर डिग्री अलाउंस जो है दोस्तों तो किसी हॉस्पिटल में, किसी एम्स हॉस्पिटल में मिलता है, लेकिन किसी किसी में नहीं मिलता है। तो आरआरबी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिग्री अलाउंस था, हायर डिग्री अलाउंस था, पहले मिलता था दोस्तों 1040 रुपये मिलता था, लेकिन इसको विड्रॉ किया गया है। अभी एट प्रेजेंट ऐसा कुछ भी अलाउंस नहीं मिलता है। ओके, ये हो गया अदर अलाउंसेस, मतलब जिसमें हम लोगों ने स्पेशल एरिया अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता है या फिर हायर डिग्री अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता है वो डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों आपका नॉर्सेट का मतलब जो एम्स का जॉब है उस जॉब में और आरआरबी के जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जॉब में क्या क्या डिफरेंसेस है ये सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर में डिस्कस किए हैं। तो देखिए दोस्तों आपको किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है ये होल एंड सोल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे दोस्तों तो ये सभी डिफरेंसेस मैंने ये इस वीडियो के अंदर में डिस्कस किया हो। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको बेनिफिशियल लगता है तो उस इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना है। ओके, सो आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया हो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो और साथ ही में दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।